सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू करते हैं ऑर्गेनिक की बुक रीडिंग सीरीज या फिर क्लेटन की जो हम लोग बुक रीडिंग सीरीज कर रहे हैं। इस समय हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5 ऑफ क्लेटन बुक, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमने अभी तक इस चैप्टर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे कि रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या क्या उनके क्राइटेरियाज होती हैं। रिएक्शन आखिरकार दो मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाया जाए, दो सब्सटेंसेस को आपस में मिलाया जाए तो उनके मिलाने से रिएक्शंस क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखे थे। उसी सेशन को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी लोगों ने पहले पार्ट को बहुत ज्यादा प्यार दिखाया। इसके अलावा जिन लोगों को अभी नहीं पता है, तो मैड केम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हम लोग क्लेटन की एक लाइव या फिर जिसे कह सकते हैं क्लेटन की हम लोग एक बुक रीडिंग सीरीज चला रहे हैं। और उस बुक रीडिंग सीरीज में हम लोग क्लेटन की बुक को वीडियो के थ्रू क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जिसे आप सीधा सीधा अपने कान पे ईयरफोन लगाकर या फिर कुल मिलाकर इस वीडियो को देखकर आप बुक को आसानी से मेरी हेल्प से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि बुक को पढ़ते समय क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किस तरीके से किसी बुक को पढ़ा जाता है। एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैड केम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 3-4 चैप्टर्स ऑफ क्लेटन पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग स्टार्टिंग से बहुत स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हमारा बहुत बेसिक चैप्टर है ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस टॉपिक पर एक सेशन कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5 ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस फॉर क्लेटन बुक रीडिंग सीरीज। इस क्लेटन बुक रीडिंग सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और लास्ट जो हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा था उसमें हम लोगों को जो मेन पॉइंट्स सीखने को मिले थे वो ये 3 आपके सामने लिखे हुए हैं कि कोई भी जो रिएक्शंस होती हैं, फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस मॉलिक्यूल मस्ट, एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि वो रिएक्शन शो करे। तो उसके लिए देखो क्या क्या होता है। इट मस्ट ओवरकम द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बाय चार्ज अट्रैक्शन एंड ऑर्बिटल ओवरलैप। तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन का दो मॉलिक्यूल के बीच में जो रिपल्सन होता है वो ओवरकम होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये दो तरीकों से हो सकता है, या तो चार्ज अट्रैक्शन की वजह से हो रहा हो या तो फिर ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से हो रहा हो। अगला सेकंड पॉइंट क्या जरूरी है रिएक्शंस के लिए कि दे हैव ऑर्बिटल ऑफ appropriate energy to interact a filled orbital on a nucleophile and an empty orbital on an electrophile। ये दो क्या होती हैं कंडीशंस हम लोगों को चाहिए होती हैं मॉलिक्यूल्स के पास, एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आपस में रिएक्ट करने के लिए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात होती है, ऑर्बिटल्स तो हो लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अप्रोच एक दूसरे के अगेंस्ट अच्छे से होनी चाहिए। मतलब जो ऑर्बिटल्स हैं, अगर उन दो ऑर्बिटल्स को आपस में ओवरलैप करना है तो उन दोनों को ऑर्बिटल को अलोंग अ लाइन ही एक दूसरे को अप्रोच करना चाहिए, तभी उनमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो सकता है। ये कुछ मेन ओवरऑल पूरा का पूरे लास्ट क्लास का हम लोग का फंडामेंटल जो हम लोगों ने सीखे थे वो ये थे। अब हम लोग को समझना था क्या कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ये चीज हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग अभी तक सीख चुके थे क्या कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का जो बेसिक डिफरेंस क्या था कि न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब है जिनको न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ऐसे मॉलिक्यूल जिनको न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ये, ठीक है। ये निगेटिवली चार्ज हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल स्पीसीज हो सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल हो, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। कुल मिलाकर न्यूक्लियोफाइल्स फाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर्स होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब चलिए इसी चीज को आगे समझते हैं क्या कह रहा है। व्हाट डज दिस मीन फॉर न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, वही हमने ये बोलने की कोशिश कर रहा है। वेल, इन जनरल फिल्ड ऑर्बिटल टेंड्स टू बी लो इन एनर्जी। कह रहा है जनरली एक बात हमेशा सही होती है क्या कि जो फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम ही होती है मैक्सिमम केसेस में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है इस चीज को समझते हैं। क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लो लाइंग ऑर्बिटल्स में ही प्रेफर करते हैं अपने आप को रहना, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो उनकी एनर्जी हमेशा लो होती है अगर ऑर्बिटल फिल्ड होंगे तो, ठीक है। के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है ये, ठीक है। दैट इज आफ्टर ऑल वाई दे आर फिल्ड, सीधी सी बात है इसीलिए वो फिल्ड है क्योंकि उनकी एनर्जी कम है, वरना हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स क्यों फिल होंगे। अगर लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं तो वो हमेशा फिल्ड होते हैं, मतलब ये अभी आप समझ जाओगे, आगे चल देखते चलो बस। Conversely, empty orbital tends to be high in energy।
ऐसा मतलब कह देना अभी आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि ये कौन सी बात हो गई कि आपके एम्प्टी ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाई इन एनर्जी होते हैं और जो आपके फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए होता है कि भाई देखो, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या चाहते हैं, लो एनर्जी में रहना चाहते हैं, ठीक है, हर कोई स्टेबलाइज्ड रहना चाहता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो फील्ड ऑर्बिटल होगा वो लो एनर्जी में ही होगा। इस चीज को अभी आप धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे अगर आपको अभी कुछ भी नहीं पता है तो। आगे कह रहा है, सो द बेस्ट इंटरेक्शन वन दैट गेन्स न्यू मॉलिक्यूल द मोस्ट एनर्जी। मतलब सबसे बढ़िया इंटरेक्शन कौन सा होगा? सबसे बढ़िया इंटरेक्शन वही होगा जिसमें मॉलिक्यूल्स को मैक्सिमम एनर्जी गेन हो, मतलब वो सबसे ज्यादा एनर्जी उसकी रिलीज हो, सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी कम हो जाए, ऐसा ही होगा। इज लाइकली टू बिटवीन द हाइएस्ट इन एनर्जी ऑफ और ऑर्बिटल एंड एन ऑर्बिटल वी कैन टर्म एज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आज आप लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस का एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, होमोलूमो कॉन्सेप्ट। होमोलूमो हो सकता है आपने इससे पहले बहुत सुना होगा इस वर्ड को, लेकिन इसका क्या है कॉन्सेप्ट, आखिरकार क्यों हम लोग होमोलूमो को आपस में इंटरेक्ट कराते हैं वो समझते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर आपको सबसे बढ़िया इंटरेक्शन कराना हो तो उसके लिए क्या होगा कि अगर एक ऐसा ऑर्बिटल जो सबसे ज्यादा हाई एनर्जी में हो, एक ऑर्बिटल जो सबसे ज्यादा हाई एनर्जी में हो, वो रिएक्ट करे, और उसे हम लोग जनरली कह देते हैं कि हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड, क्योंकि वो हाईएस्ट इन एनर्जी है, वो अनऑक्यूपाइड है और वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो होमो का मतलब होता है हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड अ लोवेस्ट इन एनर्जी फॉर ऑल द अनफिल्ड ऑर्बिटल्स द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कह रहा बेस्ट इंटरेक्शन के लिए, या फिर कहा जा सके कि सबसे ज्यादा एनर्जी गेन उस केस में होती है जिस केस में आपका एक होमो और एक लूमो इंटरेक्ट करता है। तो होमो का मतलब हो गया हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो का मतलब हो गया लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में गैप होगा, जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में गैप होगा, देखना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उतने ही बढ़िया बनेंगे। सॉरी, जितना ज्यादा नहीं, जितना होमो और लूमो जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे ना, तो ओवरऑल फायदा सबसे ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सबसे ज्यादा एनर्जी गेन होगी, सबसे ज्यादा क्या होगी, एनर्जी गेन होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी गेन होगी, ये GAIN इतनी गेन होगी। इस चीज को अभी आप समझेंगे जैसे ही मैं इस लेक्चर, इस टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ते हैं, अभी आप समझ जाओगे। दिस डायग्राम में हेल्प क्लेरिफाई दिस आइडिया। तो यही आप क्लेरिफाई कर दे रहा है, वो आपको बुक में सब कुछ क्लेरिफाई कर दिया था आपको, ठीक है। इट इज अ रिपीट ऑफ द बेस्ट इंटरेक्शन अबव बट विथ वन ऑर्बिटल स्केच्ड इन, विथ अदर ऑर्बिटल स्केच्ड इन, वन ऑन द लेफ्ट एंड अदर ऑन द, मतलब ये लिख के आ रहा है क्या है, कुछ ज्यादा इंग्लिश खतरनाक है। इट्स अ रिपीट ऑफ द बेस्ट इंटरेक्शन अबव, नीचे वाला ऑर्बिटल जो है वो इसी बात को क्लियर कर रहा है। द वन ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में जो है, बट विथ अदर ऑर्बिटल स्केच्ड इन, ये क्या कह रहा है आपसे, चलिए इसको मैं यहाँ ऑर्बिटल से ही आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपके सामने एक ऑर्बिटल बन के आ रहा है, ठीक है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया गया है। इसमें क्या कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के पास मैनी अदर हाईएस्ट एनर्जी एम्प्टी ऑर्बिटल्स which can ignore because they interact poorly with the filled orbital of the nucleophile। लेफ्ट साइड में आपका ये इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है, राइट साइड में ये आपका न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल के पास ये कुछ ऑर्बिटल्स हैं, ये सब के सब क्या है, एम्प्टी हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला क्या है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी में जो है वो आपका अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है। दिस इज द लोवेस्ट, सॉरी, ये क्या है आपका लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, ये सब के सब ऑर्बिटल क्या है, जैसे आप मान लो किसी का एमओ डायग्राम बनाओगे, तो एमओ डायग्राम में ऐसा होता है ना, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना आपने शुरू करी, उसके बाद उसमें हो सकता है कि 3 4 5 ऑर्बिटल अनफिल्ड है। तो हम लोग कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है, सबसे लो इन एनर्जी पे है, लो एनर्जी है इसकी अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये नीचे क्या है आपके, ये फील्ड ऑर्बिटल्स, ये क्या है, फील्ड ऑर्बिटल। वी इग्नोर द फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज दे आर टू लो इन एनर्जी टू इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल ऑर्बिटल। अब इन्हें इग्नोर इसलिए किया था क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत कम होती है। इलेक्ट्रोफाइल देखो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, और जो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो कैसे किसी को दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उसका कौन सा ऑर्बिटल हमेशा इंटरेक्ट करेगा, जो एम्प्टी होता है। और कौन सा एम्प्टी, जो कि लोएस्ट एनर्जी में होगा। तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरली इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्ट करता है। इसके बाद न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल में देखो क्या है, न्यूक्लियोफाइल में क्या है बेसिकली,
न्यूक्लियोफाइल में क्या है, वी इग्नोर द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज दे आर टू हाई इन एनर्जी। अब न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है कि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, अधिकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, इसका मतलब है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फील्ड ऑर्बिटल्स में होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में होंगे। फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, लो इन एनर्जी होते हैं। फील्ड ऑर्बिटल्स लो इन एनर्जी होते हैं। तो इसके जो अनफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी ज्यादा है और इसके फील्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है। तो होता क्या है कि इसका जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, न्यूक्लियोफाइल का जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ये अगर इलेक्ट्रोफाइल के लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करे तो उस केस में ये जो एनर्जी गेन हुआ है, क्योंकि देखो दो ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट किए और दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, एक बना एंटी बॉन्डिंग और एक बना बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग और सबसे लो एनर्जी वाला जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं एटम के या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है यही होता है टोटल एनर्जी गेन ऑफ द मॉलिक्यूल। इस बॉन्ड बनने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बनने की वजह से जो एनर्जी गेन हुआ है वो ये वाला हुआ है। तो यहाँ पर अब इस बात को हम लोग कैसे समझें, देखो अगर ये वाला ऑर्बिटल इंटरेक्ट करता है, ये वाला ऑर्बिटल क्या करता है, इंटरेक्ट करता है इस वाले ऑर्बिटल से, तो होता क्या कि ये क्या होता है, कुछ यहाँ पर आकर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। ये क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर बनता है ऑर्बिटल, समझ रहे हो, ऐसा ही होता है। ये आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तब समझोगे। तो इसका मतलब तब उस केस में जो एनर्जी गेन होता है ना वो कम होता है। तो अगर सबसे नीचे वाला लें, इसको इसको क्या करें, सबसे नीचे वाला लें और इसको सबसे ऊपर वाला लें, तो उस केस में ये वाला जो एनर्जी गैप होता है ना वो सबसे ज्यादा आता है। अगर आपने इस वाले ऑर्बिटल को इस वाले ऑर्बिटल से इंटरेक्ट कराया होता तो ये नीचे तो आता, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे तो बनता, लेकिन इसके और इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना ये बहुत ज्यादा ना होता। दैट्स वाई ये केस हर केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो होमो और लूमो है अगर ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब आपको सबसे ज्यादा एनर्जी गेन देखने को मिलता है। ये आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना बना कर देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो आज से आप एक बात समझ जाएंगे, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रोफाइल का होमो और न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल का लूमो और न्यूक्लियोफाइल का होमो रिएक्ट करता है। होमो हमेशा उसी का रिएक्ट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लूमो उसका रिएक्ट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे सब सारी की सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, कह रहा रिमेंबर वी कैन इग्नोर ऑल इंटरेक्शन बिटवीन पेयर ऑफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड पेयर्स ऑफ अनफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ यह कह रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे के सारे इंटरेक्शंस को इग्नोर कर सकते हैं। किन किन के बीच में होने वाले ऑर्बिटल्स के बीच में, बिटवीन फिल्ड ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग या फिर एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एंड पेयर ऑफ अनफिल्ड ऑर्बिटल दे डोंट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स सो डोंट कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो कह रहा है कि सारे के सारे इंटरेक्शन से हमें और कोई मतलब नहीं होगा, जैसे इसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ यही दोनों इंटरेक्शन हो रहे हो, सबके सब ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करेंगे लेकिन बाकी सबका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करें, ठीक है, यहाँ पर फील्ड फील्ड अनफील्ड अनफील्ड ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करें, अगर इसके फील्ड ऑर्बिटल इसके अनफील्ड इस फील्ड ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करेंगे तो इंटरेक्ट करने से कोई ओवरऑल इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दो ऑर्बिटल फील्ड हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो, दो ऑर्बिटल फील्ड हैं, ऐसे ये दो ऑर्बिटल फील्ड, ये दो ऑर्बिटल फील्ड हैं आपके, एक ऑर्बिटल यहाँ है एक ऑर्बिटल यहाँ है। अब इसमें क्या क्या है, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन फील्ड है, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन फील्ड है और ये इंटरेक्ट करके क्या कर रहे हैं, एक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो दो दो चार इलेक्ट्रॉन है ना, तो दो दो चार, तो एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन हुआ एक एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हुआ, इनके इंटरेक्शन से कोई ओवरऑल इफेक्ट नहीं आया, जितना बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन आया था उतना ही एंटी बॉन्डिंग ने उसको अनस्टेबलाइज कर दिया। तो फील्ड ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अनफिल्ड ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया वो एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन तो जाने ही नहीं है, वो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बना लो लेकिन उसका कुछ फर्क एक्चुअल आपका पड़ेगा नहीं। तो इसलिए ऑफ द इंटरेक्शंस दैट आर लेफ्ट the one that gains the molecule most energy is between LUMO of the electrophile and HOMO of the nucleophile। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सबसे बढ़िया इंटरेक्शन यही होगा जिसमें बढ़िया से बढ़िया एनर्जी डिक्रीज हो मॉलिक्यूल की, वो क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल का लूमो और न्यूक्लियोफाइल का होमो। बस सिंपल सी यही बात है, कोई कंफ्यूजन कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, टू मेक दिस ऑर्बिटल एज क्लोज एज पॉसिबल इन एनर्जी वी वांट मॉलिक्यूल टू बी
हाई एनर्जी होमो एंड इलेक्ट्रोफाइल टू हैव द लो एनर्जी लूमो। अब ये क्या कह रहे हैं कि टू मेक दिस ऑर्बिटल्स एज क्लोज एज पॉसिबल इन एनर्जी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखो, अगर इन इन दोनों की एनर्जी, अगर इन दोनों की एनर्जी जितनी, एनर्जी का डिफरेंस इलेक्ट्रोफाइल के लूमो का और न्यूक्लियोफाइल के होमो का एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा, जितना कम एनर्जी डिफरेंस होगा, उसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, वो और नीचे जाएगा। अगर आप क्या करोगे, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस बढ़ा दोगे, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल और ऊपर चला जाए, न्यूक्लियोफाइल और नीचे आ जाए, तो उससे क्या होगा, ये जो बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम से कम हो, तो उस केस में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बन रहा है उसकी एनर्जी और कम होगी, और जितनी कम एनर्जी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी गेन। तो इसलिए सबसे बढ़िया इंटरेक्शन वही हो सकता है जिसमें लूमो और होमो, जो होमो लूमो है, इनका एनर्जी गैप कम से कम होना चाहिए। तो ये एक और स्टेटमेंट आप अपने दिमाग में लिख सकते हैं कॉपी में, सबसे बढ़िया। मिनिमम एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द होमो एंड लूमो, हाईएस्ट बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, और एनीथिंग यू कैन से। द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल हैव हाई एनर्जी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यही कह रहे हैं कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल सबसे बढ़िया कब हो सकता है? क्योंकि देखो, न्यूक्लियोफाइल वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी, न्यूक्लियोफाइल्स के ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी, क्योंकि वो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो उनकी एनर्जी नीचे ही होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्बिटल्स की। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स एम्प्टी ऑर्बिटल देंगे, और एम्प्टी ऑर्बिटल की एनर्जी इन जनरल हाई होती है। तो न्यूक्लियोफाइल के और इलेक्ट्रॉन पेयर्स या फिर न्यूक्लियोफाइल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, ये जितना ज्यादा ऊपर हो और ये ज्यादा जितना ज्यादा नीचे हो, उतना ही इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। ये बात समझिएगा। न्यूक्लियोफाइल के होमो की एनर्जी जितनी ज्यादा हो, इलेक्ट्रोफाइल के लूमो की एनर्जी जितनी कम हो, उतना उतना कम एनर्जी डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, और उतना बढ़िया इंटरेक्शन होगा। तो वही बात ये कह रहे हैं कि बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, जिसके पास हाई एनर्जी वाला होमो हो, और बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, जिसके पास लो एनर्जी वाला लूमो। ये बात है। अब आगे क्या कह रहा है, आपको ये बात क्लियरली समझ में आ गई ना? इस चीज को आप चाहो तो एक बार पीछे घुमा कर देख लो, मैं एक बार आपको समराइज करके बता दे रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ऑर्बिटल के पास जो उसके मतलब ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं खाली, ठीक है। उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी वो है, तो सीधी सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में लेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल्स में ही लेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है आपका न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, वो क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन किससे देगा, तो फील्ड ऑर्बिटल से देगा, तो वो अपने फील्ड ऑर्बिटल से दे रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि इन दोनों केस में इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल के, न्यूक्लियोफाइल के पास फील्ड ऑर्बिटल हैं बहुत सारे। तो कौन से ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करते हैं जिसकी वजह से सबसे बढ़िया मतलब बॉन्डिंग होती है? देखो, अगर इसका सबसे हाई एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल लिया जाए, तो इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिया जाए न्यूक्लियोफाइल का, और इसका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिया जाए, तो उस केस में जो ये होमो लूमो बन रहे हैं दो चीजें, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा, क्योंकि यही दो ऑर्बिटल हैं जिनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, और यही दो ऑर्बिटल हैं जिनके बीच में बॉन्डिंग होने से आपको फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर आपके पास ये रहा आपका, एक का क्या रहा, होमो रहा, ठीक है, और यहाँ पर ये एक का रहा लूमो रहा। लूमो थोड़ा सा एनर्जी में हमेशा ऊपर ही होता है। तो जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो वहां से जो ये बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, तो इसमें एनर्जी गेन, ये वाली जो एनर्जी गेन है, ये ओवरऑल एनर्जी गेन होती है मॉलिक्यूल की, ये सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि अगर इस वाले होमो की जगह आपने नीचे वाला कोई ऑर्बिटल लिया होता जो फील्ड है, और इसका ऊपर वाला लिया होता फील्ड है, जैसे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये नीचे वाला ले लिया, ये ऊपर वाला ले लिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो ये इसका बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, और अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में ये होता है कि इसकी जो एनर्जी गेन हुआ वो अच्छा नहीं। तो इसलिए हम लोग जनरली कह देते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का जो ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेगा उसे हमने नाम दे दिया है हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रोफाइल का जो ऑर्बिटल इंटरेक्ट करता है वो करता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन्हीं दोनों के इंटरेक्शन से मतलब बॉन्ड इंटरेक्शन होते हैं, यही दोनों इंटरेक्शन करने की वजह से दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। और सबसे बढ़िया इंटरेक्शन क्या हो सकता है कि होमो के इस ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को और ऊपर ले जाएं, और लूमो के इस अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को और नीचे ले आएं, ताकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएं, और जितनी एनर्जी डिफरेंस कम होता है,
आपने एमओटी में पढ़ा होगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करते हैं उनका एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा उतने बढ़िया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी गेन। दैट्स व्हाई दिस ऑल द थिंग्स यू हैव स्टडीड, यही सारी की सारी बातें आपको हर कोई इन्हीं बुक से पढ़कर पढ़ाता है, वो सब कुछ आपके सामने यहाँ पर लिखकर आपको दिख रहा है। आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन। तो ये सारी की सारी बातें हैं, अगला ये पैराग्राफ है, आप चाहें तो पढ़ लेना, यही सब बातें आपको समझाई जा रही हैं। अब नेक्स्ट चीज हम लोग को समझनी है कि आइडेंटिफाई कैसे करी जाए। आइडेंटिफाई अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो न्यूक्लियोफाइल आइदर निगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीसीज विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो। तो वही सिंपल सी बात है, देखो या तो उसके पास लोन पेयर होंगे न्यूक्लियोफाइल के पास, या तो उसके पास क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे, या तो फिर वो निगेटिव चार्ज होगा उस मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, अब क्या कह रहा है नेक्स्ट, द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर टिपिकली हाई इन एनर्जी बिकॉज दे डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम द स्टेबलाइजेशन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गेट फ्रॉम बीइंग शेयर्ड बिटवीन टू न्यूक्लियाई। तो कह रहा है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा इसीलिए होती है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये शेयर्ड नहीं होते हैं दो न्यूक्लियस के बीच में, और दो न्यूक्लियस के बीच में शेयर्ड नहीं होते हैं, इस वजह से इनके ऊपर ओवरऑल अट्रैक्शन फोर्स कम काम करता है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, ये बॉन्डिंग में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। टिपिकल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल विथ लोन पेयर आर अमोनिया हो गई, जैसे अमोनिया है, ठीक है, एमाइंस हो गए, NH2 इसमें लगाओ, NH3 हो गया, या फिर एल्किल ग्रुप्स लगे हों, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ऑल ऑफ विच हैव लोन पेयर, वन फॉर नाइट्रोजन, टू फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर्स की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, ऑक्यूपाइंग sp3 ऑर्बिटल। Other atoms later in the periodic table which carry lone pairs such as phosphine, thiol, sulfides also make good nucleophiles, especially since their lone pair are often higher in energy, occupying orbital made up of 3s and 3p orbitals। तो ये कुल मिला के बता रहा है कि फास्फोरस और सल्फर के केस में क्या है कि आपके जो लोन पेयर्स हैं वो और ज्यादा हाई एनर्जी में होते हैं, क्योंकि इनका जो sp3 ऑर्बिटल है वो बना है 3s और 3p से। ठीक है, जबकि इनके जो sp3 ऑर्बिटल हैं वो बने हैं 2s और 2p से। तो इनका 2s 2p से बने हैं तो सीधी सी बात है इसका sp3 की एनर्जी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू दिस। और न्यूक्लियोफाइल्स के होमो की एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, जितना ज्यादा एनर्जी होगी होमो की उतना बढ़िया इंटरेक्शन होगा। तो दैट्स व्हाई दे आर बेटर न्यूक्लियोफाइल्स, फॉस्फीन्स एंड थायोल्स आर बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन्स, एमीन्स एंड वाटर्स एंड अल्कोहल्स। ये पॉइंट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, एनायंस विच हैव लोन पेयर्स, ऐसे एनायंस जिनके पास लोन पेयर्स, लोन पेयर होना जरूरी है, लोन पेयर होना जरूरी है क्योंकि वही शेयर किया जाएगा, आर ऑफन गुड न्यूक्लियोफाइल टू पार्सली बिकॉज दे कैन बी अट्रैक्टेड इलेक्ट्रोस्टैटिकली बाई पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अब ये कह रहा है कि चलो आपने कहा कि आपकी जो अमीन्स हैं, आपके अमीन्स हो गई, या फिर आपके जो अमोनिया है, या फिर आपका जो वाटर है, या फिर अल्कोहल है, इनसे अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हैं फॉस्फीन, सल्फ और थायोल्स और सल्फाइड्स जो भी आपके हो गए ये सब। लेकिन इनसे भी अच्छे होते हैं एनायंस, क्योंकि एनायंस पर क्या होता है कि निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ना उनकी तरफ ये इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिकली अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, तो उनके पास एक ओवरऑल ज्यादा बेनिफिट होता है, ये जल्दी से उसके पास पहुंच जाते हैं, जल्दी से इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो जो जल्दी इंटरेक्ट कर लेगा वही बढ़िया न्यूक्लियोफाइल, ओवरऑल इंटरेक्शन का ही तो खेल है। तो बिकॉज दे कैन अट्रैक्टेड इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिकली बाय पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बात हो गई। एनायंस सेंटर इज यूजुअली, एनायनिक जो सेंटर होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स के वो यूजुअली होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर या फिर हेलोजन, ईच ऑफ विच कैन हैव सेवरल आइडेंटिकल लोन पेयर्स। इनके पास आइडेंटिकल लोन पेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्साइड हैज 3 लोन पेयर्स, तो OH माइनस के पास, ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं, ब्रोमीन के पास आपके 4 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी की सारी बातें करें। इट इज कन्वीनियंट टू ड्रॉ अ नेगेटिव चार्ज एंड not the lone pair as well. Negative charge like this actually present a pair of electrons, both extra electron and its partner। तो वो कुल मिलाकर इन्होंने बता रखा है कि भैया इनको कैसे आप रिप्रेजेंट करना, ये सब रिप्रेजेंटेशन सबसे बेसिक आपको आता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन न्यूक्लियोफाइल विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज साइनाइड आयन। अब अभी तक तो हमने बाकी सारे देखे, लेकिन जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जिसके पास अवेलेबल हो वो होता है साइनाइड आयन। ठीक है,
although linear cyanide which is isoelectronic with N2, ठीक है, cyanide आयन isoelectric होता है N2 के साथ, has a lone pair on nitrogen atom। तो साइनाइड आयन के पास क्या होता है, नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होता है, एंड अ लोन पेयर ऑन ऑन कार्बन। तो यहाँ पर एक स्पेशल केस होता है कि साइनाइड के पास एक इंटरेस्टिंग कहानी क्या होती है कि इसके पास भी एक लोन पेयर है और कार्बन पर नाइट्रोजन होने की वजह से इसके पास भी एक लोन पेयर है, ठीक है। तो अब कौन सा लोन पेयर इंटरेक्ट करेगा, ये एक बढ़िया सी कहानी है, इसी चीज को ये समझा रहे हैं आपको। द न्यूक्लियो द न्यूक्लियोफिलिक एटम इज यूजुअली एनायनिक कार्बन। तो जनरली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है जो इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इंटरेक्शन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन देगा, वो होगा आपका एनायनिक कार्बन। वो क्या होगा, एनायनिक कार्बन, रेदर देन न्यूट्रल नाइट्रोजन, एज द sp ऑर्बिटल ऑन द कार्बन इज हाइयर एनर्जी देन ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम, देयरफॉर कंस्टिट्यूट्स द होमो। अब ये क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन एटम है जो वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसके पास जो लोन पेयर्स हैं वो क्या है, लो एनर्जी में। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जो ऑर्बिटल्स या फिर लोन पेयर्स होते हैं वो लो एनर्जी में होते हैं, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के उतने पास होता है। कार्बन एटम के पास एक तो निगेटिव चार्ज है पहली बात, जिसकी वजह से वो उसका लोन पेयर जो है वो एक्स्ट्रा, मतलब उसके पास अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम है, पहली बात ये। और प्लस दूसरी बात क्या हो गई कि उस पर निगेटिव एनायनिक चार्ज है एक तो, और वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इसलिए जो आपका होमो होता है, वो होमो के पास जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन वाले हैं, वो क्या है, कार्बन वाले हैं। दैट्स व्हाई कार्बन ऑलवेज डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन व्हेन साइनाइड आयन एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। मॉलिक्यूल्स कैन स्टिल बी न्यूक्लियोफिलिक विदाउट नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत बढ़िया, बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, ये आपने अभी तक नहीं सोचा होगा इससे पहले, जो आप अभी समझने वाले हो। क्या कह रहा है कि भैया लोन पेयर हो ही ना, हमें जरूरत ही नहीं है लोन पेयर, बट दे कैन स्टिल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो यार थोड़ी अलग बात नहीं है, आपको नहीं लग रहा थोड़ी सी अलग बात है कि न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल के पास मतलब इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हम लोग हमेशा किसको समझते हैं, किसको समझते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो कि नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर्स होते हैं उन्हीं को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन समझते हैं, वही डोनेट किए जाते हैं। लेकिन 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 यहाँ पर एक और अच्छी सी बात हमको समझनी पड़ेगी। द नेक्स्ट हाईएस्ट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आर बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स, स्पेशली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब क्या कह रहा है कि अभी तक हम लोगों ने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखे, लेकिन उनके अलावा जो हाईएस्ट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब जिनके पास एनर्जी ज्यादा हो, अगर मान लो किसी के पास लोन पेयर नहीं है या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं है, तो उसके पास जो सेकंड नंबर पर ऑर्बिटल्स होंगे, सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, वो कहाँ होंगे। तो देखो, जब आप एमओ डायग्राम्स बनाते हो ना, तो उसमें आपने समझा होगा, यहाँ पर आपके सिग्मा ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके बाद आपके पाई आते हैं, और उसके बाद आते हैं आपके नॉन बॉन्डिंग, और यहाँ पर फिर स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स स्टार्ट जाते हैं। देखो, नॉन बॉन्डिंग तो है नहीं, अगर नॉन बॉन्डिंग नहीं है तो अगले जो ऑर्बिटल्स उसके पास हैं जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, वो कौन से हैं, पाई ऑर्बिटल, वो भी कौन से, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ये भी एज अ होमो एक्ट कर सकते हैं। तो यही बात आपको समझनी पड़ेगी, क्या वो स्पेशली पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, और सबसे ज्यादा जो इस केस में फेमस है वो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, सिंस दे आर हाइयर इन एनर्जी देन सिग्मा ऑर्बिटल्स। पहली बात तो ये हाई एनर्जी में है, जो कि होमो को होना चाहिए, हाई एनर्जी में होना चाहिए होमो को। सिंपल एल्कीन्स आर वीकली न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल सच एज ब्रोमीन। कि भैया जो आपकी नॉर्मल एल्कीन्स होती हैं वो बहुत अच्छी न्यूक्लियोफाइल्स नहीं होती हैं, क्योंकि उनके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो पाई ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल से ही रिएक्ट करते हैं। नोट however that molecule with pi bond can also be electrophilic, particularly when pi bond involves an electronegative atom. This is the most important concept of this chapter कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो हैं वो आपके क्या काम कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकते हैं, बट अगर का इस डबल बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाए, देन दैट मॉलिक्यूल विथ पाई बॉन्ड कैन ऑल्सो बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल,
particularly when pi bond involves an electronegative atom। तो ये 2 पॉइंट्स आप क्लियरली लिख लेना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक का होता है, लेकिन अगर कार्बन की जगह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया जाए तो वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एटम हो जाएगा या फिर इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। वो न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। दे ओनली कॉमन द ओनली कॉमन पाई न्यूक्लियोफाइल्स आर एल्कीन एंड एरोमेटिक रिंग। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन होते हैं, जो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे न्यूक्लियोफाइल्स एज अ डबल बॉन्ड, वो होते हैं आपके एल्कीन्स और एरोमेटिक रिंग। तो एल्कीन और एरोमेटिक रिंग्स के डबल बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। फाइनली इट इज पॉसिबल फॉर सिग्मा बॉन्ड of a nucleophile to donate electrons provided it is a sigma bond associated with electropositive atoms such as boron, silicon and metal along with carbon and hydrogen। तो आपका जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, बट यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ कोई कार्बन या फिर हाइड्रोजन एटम वाला सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। क्या कह रहा है ये आपसे, बोरॉन, सिलिकॉन या फिर मेटल। यहाँ पर आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है वो क्या होना चाहिए, या तो आपके पास बोरॉन के साथ कोई कार्बन लगा हो या फिर बोरॉन के साथ कोई हाइड्रोजन लगा हो, या फिर आपके पास कोई आपका सिलिकॉन मेटल है Si के साथ कार्बन लगा हो या फिर Si के साथ हाइड्रोजन लगा हो, या फिर आपका कोई भी मेटल है, मेटल के साथ कार्बन लगा हो या फिर मेटल के साथ हाइड्रोजन लगा हो। तो एक्चुअली इन केसेस में होता क्या है कि ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ना बोरॉन कार्बन वाला, इस केस में तो इस बोरॉन के पास देखना आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा मैक्सिमम केस में, जिस वजह से ये वाले बॉन्ड जो होते हैं ये इतने अनस्टेबल नहीं होते और इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। इन सब का कारण मेन जो होता है इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। यहाँ पर भी ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। सिमिलर केस यहाँ पर भी सेम है। इन सारे के सारे सिग्मा ऑर्बिटल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये बहुत अनस्टेबल सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और अनस्टेबल सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से मान लो एक मॉलिक्यूल है जिसके पास इस तरीके से एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है और जो कि बहुत हाई एनर्जी में है, और उसके बगल में एक इलेक्ट्रोफाइल पड़ा हुआ है जिसकी एनर्जी बहुत कम है, इसका ये लूमो। तो लूमो और होमो, ये होमो का काम इसलिए कर देता है क्योंकि इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो जाता है ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड। तो इस सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी बहुत हाई होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड भी इंटरेक्ट कर सकता है। बस बोरॉन होना चाहिए, सिलिकॉन होना चाहिए या फिर मेटल होना चाहिए कनेक्टेड विथ अ कार्बन और अ हाइड्रोजन। जैसे कि ये BH4 देखिए, बोरोहाइड्राइड एनायन, बोरोहाइड्राइड एनायन देखिए, इस बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज है ना, मैंने आपको बताया था। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक बॉन्ड जो है ये बहुत हाई एनर्जी का होता है, इस वजह से सिग्मा बॉन्ड ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है। अगले केस में ये देखिए, यहाँ पर ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये मेटल है यहाँ पर। तो इस केस में ये भी आप पॉइंट बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे आपसे क्या कहता है नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। यू सॉ ऑन पेज नंबर 97 how the weak hold atoms have over their electron means that their atomic orbitals are high in energy। वही मैंने आपको बता दिया कि वीक ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, या फिर वीक बॉन्ड्स की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तभी हाई एनर्जी के बॉन्ड्स होंगे तभी तो वीक होंगे ना, सीधी सी बात है। जिनकी ज्यादा एनर्जी है वो थोड़ा सा एनर्जी देने से और हाई एनर्जी में चले जाएंगे, टूट जाएंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करके। यू मेट बोरोहाइड्रेट BH4 माइनस इन चैप्टर 4। ये सारी की सारी बातें आपको लिखनी है, इसी को क्लेरिफाई कर रहा है। आप चाहो तो इसको पॉज करके यहीं पढ़ लो। आगे क्या कह रहा है, न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अवेलेबल हाई एनर्जी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड बाय वन फॉलोइंग। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो ये क्या कर रहा है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है, ये डबल बॉन्ड से डोनेट कर रहा है और ये सिग्मा बॉन्ड से। तो ये टोटल केसेस हैं कि क्या न्यूक्लियोफाइल होते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, और जो डोनेट करने का तरीका है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कर्ली एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स को समझते हैं। अभी तो हम लोगों ने क्या समझा, न्यूक्लियोफाइल्स को समझा। अब इलेक्ट्रोफाइल्स को समझते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स आर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज विथ एन एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बहुत जरूरी है, इनके पास एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, और सबसे कम एनर्जी वाला एम्प्टी ऑर्बिटल इनका इंटरेक्ट करता है, जिसे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। या तो ये न्यूट्रल हो सकते हैं या तो इनके पास पॉजिटिव चार्ज हो सकता है।
न्यूट्रल वाले केस में भी एम्प्टी, ओवरऑल इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल सबसे मेन केस है, सच एज एम्प्टी p orbital on the boron or a low energy anti bonding orbital that can easily accept electron। तो देखो कह रहा है दो केस हो सकते हैं, या तो एम्प्टी ऑर्बिटल हो या तो एम्प्टी ऑर्बिटल हो। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो लो एनर्जी वाला, लो एनर्जी वाला क्या होना चाहिए, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होना चाहिए, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोफाइल इज हाइड्रोजन एनायन H प्लस कैटायन। तो यूजुअली नेम व्हाट इट इज, नॉर्मली से प्रोटॉन बोला जाता है। तो H प्लस इज अ स्पीसीज विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन एट ऑल and a vacant very low energy 1s orbital. It is so reactive that it is hardly ever found and almost any nucleophile, almost ये लिख सकते हैं any nucleophile will react with it, क्योंकि बहुत ज्यादा लो एनर्जी का अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होता है इसके पास। और एसिड सोल्यूशन कंटेन्स H प्लस आर न्यूट्रलाइज बाय न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड आयन। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड गोज a proton goes on to protonate water as well, the water acting as a nucleophile and a proton as a electrophile। तो सबसे सिंपलेस्ट केस कह रहा है कि अगर आप पानी में भी H प्लस को डाल दोगे, एक तो क्या हो सकता है कि आपने कोई बेस डाल दिया जिस पर OH माइनस प्रेजेंट है, तो OH माइनस क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने लगेगा और H प्लस एज अ इलेक्ट्रोफाइल करेगा। अगर आप पानी में भी इसको डाल देंगे तो पानी में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना सकता है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट केसेस हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के। अदर इलेक्ट्रोफाइल्स विथ एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल इंक्लूड बोरेन्स। और अगर आप बात करी जाए तो बोरेन्स की बात कर सकते हैं। बोरेन के पास आपको पता है कि BH3 होता है और BH3 के केस में उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल खाली रह जाता है ये, और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स लिए जा सकते हैं और ये लो एनर्जी का भी ऑर्बिटल होता है, दैट्स व्हाई BH3 कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एंड क्या करा, एंड रिलेटेड कंपाउंड सच एज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो अगर आपने BH3 में अगर तीनों हाइड्रोजन्स की जगह आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इन तीनों हाइड्रोजन्स की जगह आपने फ्लोरीन लगा दी, तो वो तो भैया इस बोरॉन को और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देंगे और इस पी ऑर्बिटल की एनर्जी को और कम कर देंगे, और लूमो की एनर्जी क्या होगी, और कम हो जाएगी, और लूमो की एनर्जी जितनी कम हो जाएगी वो और खतरनाक इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगी। So that's why BF3 reacts with ether as shown below to form a stable complex। सीधी सी stable complex क्यों बन रहा है, क्योंकि इसके लोमो की एनर्जी क्या है, कम है। This time the arrow starts on the lone pair। अब आगे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये BF3 है, यहाँ पर एक ईथर है, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और डोनेट करने से न्यू सिग्मा बॉन्ड बन रहा है जो कि स्टेबल है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस केसेस। सिमिलरली एल्यूमिनियम के पास भी क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, इसके पास 3p होता है, इसके पास 2p होता है, लेकिन ये भी क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। ये हाई एनर्जी का होता है, दैट्स व्हाई उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं है, बट इट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। Few organic compounds have vacant orbital and in the most organic electrophiles the LUMO are instead low। तो कह रहा है कि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि few organic molecules have vacant atomic orbital। बहुत कम ही केसेस में हमें vacant atomic orbitals मिलते हैं, एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना बहुत कम केसेस में देखा जाता है। मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के पास जो लूमो होता है वो क्या होता है, लोएस्ट एनर्जी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है कि इस सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से मतलब लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनका बॉन्डिंग जो होता है वो कम एनर्जी में होता है, दैट्स वाई उनका जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी उतनी ज्यादा हाई नहीं होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आने की वजह से। ये आप समझते होगे, मैं आपको सब कुछ तो नहीं समझा सकता यहाँ पर, लेकिन ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने मतलब अगर आप वो बना रहे हो, कोई एमो डायग्राम बना रहे हो, तो उसमें अगर एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ कनेक्टेड है जो कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर अगर ये सिग्मा बॉन्ड बना तो सिग्मा स्टार जो बनता है वो उतना ज्यादा हाई एनर्जी में नहीं बनता है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इस वजह से ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, इस एंटी बॉन्डिंग की ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, इतनी ज्यादा नहीं है। और इस एंटी बॉन्डिंग की ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा नहीं होने की वजह से
दिस कैन एक्ट एज अ लूमो, और ये लूमो की तरीके क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है, और ऐसा केस जनरली पाया जाता है रेदर देन एन एम्प्टी ऑर्बिटल। तो लो एनर्जी का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एसोसिएशन में जनरल केस होता है। These anti-bonding orbitals can be either pi star, या तो pi star हो सकते हैं या तो sigma star हो सकते हैं. In other words, molecule which make good electrophiles might have a double bond or a single bond to an electronegative. तो ये बहुत अच्छी सी लाइन उन्होंने आपको बता दी है क्या, कि गुड इलेक्ट्रोफाइल्स माइट हैव अ डबल बॉन्ड, गुड इलेक्ट्रोफाइल्स के पास या तो कोई डबल बॉन्ड होगा या तो फिर अ सिंगल बॉन्ड टू एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये आपके पास एक लाइन आ गई जिसे आप नोट कर सकते हो किसके बारे में, गुड इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू लो एनर्जी, it is important that an electronegative atom is involved in order to lower the energy of orbital and make it ready to accept electrons. अब क्या कह रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू लोअर द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मेक इट रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो हाँ, कि मतलब जो भैया आपके पास लूमो होगा, लूमो की एनर्जी को कम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कम कर रहा है। दैट्स वाई वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन ले सके, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो रही है किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की हेल्प से। चलिए अब यहाँ पर इन्होंने आगे क्या कर रखा है, कार्बन प्लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। Here is a summary of electronegativity of atoms commonly involved in organic reactions. यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कुछ here is a summary of electronegativities for atoms commonly involved in organic reactions. Organic reaction में involve होने वाले atoms की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको जनरली बता दी गई है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कई बार बोला जा रहा है आपसे। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.56, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.22। इसके बाद फॉस्फोरस, बोरॉन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, MgLi, इस तरीके से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटम्स क्या होता है जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। अगर आप राइट साइड जाएंगे तो देखिए सिलिकॉन और कार्बन की, सल्फर और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है। उसके बाद आयोडीन की, देन ब्रोमीन की, फिर नाइट्रोजन की, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, फॉस्फोरस मतलब क्लोरीन की। ध्यान रखना, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो है कौन, क्लोरीन, सॉरी ऑक्सीजन, और उसके बाद है क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो ये बात ध्यान रखना, कई बार नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में डिफरेंस हम लोगों से पूछा जाता है। तो ध्यान रखना कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ओके, तो यहाँ पर इन लोगों ने आपको क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया ताकि डाउट ना हो आप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं आपसे। कह रहा द बार चार्ट मेक इट वेरी क्लियर व्हाई कार्बन इज जस्ट सो स्पेशल, इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स टू ऑलमोस्ट एनीथिंग, स्पेशली इटसेल्फ एलिमेंट एट आइदर एंड ऑफ द स्केल। तो यही बता रहा है कि भैया इसलिए कार्बन का है इंपॉर्टेंट है, कार्बन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीच में लाई कर रहा है, और बीच में लाई करने की वजह से ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के पास भी है और बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के पास भी है। तो इस वजह से ये बहुत यूजफुल हो जाता है एटम, और बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है, इसीलिए कार्बन एटम्स बहुत ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करता है। आगे क्या कह रहा है आपसे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल विथ अ डबल बॉन्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर कार्बोनिल ग्रुप्स। तो क्या कह रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल विथ अ डबल बॉन्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सबसे जो इंपॉर्टेंट, अगर किसी मॉलिक्यूल की बात करी जाए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, वो क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ लगना, ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल है, इट इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल। इनफैक्ट कार्बोनिल ग्रुप्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि आप देखा होगा, आपने अभी तक भी पढ़ते हुए, इससे पहले भी आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी, कार्बोनिल ग्रुप्स बहुत यूजफुल होते हैं नए बॉन्ड्स बनाने में, बहुत सारी चीजें। We looked at their orbitals on page 103. We devote the next chapter 6 to detailed study of their reactivity. So congratulations, the next chapter we are going to study is about the
कार्बोनिल ग्रुप को हम लोग समझेंगे और आधी से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट आपके वहीं क्लियर हो जाएंगे। द लो एनर्जी पाई स्टार ऑर्बिटल इज अवेलेबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। कार्बोनिल में क्या होता है कि जो पाई स्टार ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड बना है ना, ये पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड बनने से जो उसका पाई स्टार ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। वही बात, कार्बन यहाँ पर और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर इस वजह से एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से इसका पाई स्टार की एनर्जी कम होती है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो एक बढ़िया लूमो है। ये क्या है, बढ़िया लूमो है, लूमो की एनर्जी कम होनी चाहिए। And its electrophilicity is further enhanced by partially positive charge at the carbon which arises from the carbonyl group। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, पहला तो पाई स्टार है इसके पास लो एनर्जी वाला, और दूसरा उसकी एनर्जी को और कम कौन कर रहा है, ये ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन एटम की वजह से इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जो कि इसके लूमो की एनर्जी को और कम कर दे रहा है। हेयर एन एग्जांपल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड acetone reacting with an anionic molecule, we will choose borohydride in this case. Notice how the arrow does not start on the negative charge as charge does not represent a pair of electron। अब यहाँ पर ये एक बात आपको क्लियर बता रहा है कि इस मॉलिक्यूल में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो एरो स्टार्ट हो रहा है वो इस सिग्मा बॉन्ड से स्टार्ट हो रहा है, ना कि नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि BH4 मॉलिक्यूल में किसी भी तरीके का लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता, बस यही बता रहा है और कोई बात नहीं। BH4 मॉलिक्यूल में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। हेयर सिग्मा बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल आपका काम कर रहा है। तो BH4 मॉलिक्यूल बोरोहाइड्राइड एनायन एज न्यूक्लियोफाइल, ये बॉन्ड अटैक कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर, बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो रहा है और ब्रेक होने की वजह से हो क्या रहा है, एक तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा अपने साथ हाइड्रोजन को लेकर जा रहा है। ये सिग्मा बॉन्ड अपने साथ पूरा का पूरा हाइड्रोजन ले जा रहा है, तो ये हाइड्रोजन पूरा का पूरा शिफ्ट होकर कार्बन पर कनेक्ट हो गया और ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे ब्रेक हुआ तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो कुछ इस तरीके से एक न्यूक्लियोफाइल एक कार्बोनिल ग्रुप वाले इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट किया है। The arrow showing electron movement are little more involved this time, but the explanation is straightforward. The first arrow shows the electron moving from a nucleophile's HOMO, BH से BH सिग्मा बॉन्ड है जो कि HOMO का काम कर रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल के LUMO CO के पाई स्टार में जा रहा है। The new feature the new feature in this mechanism is a second arrow showing the electron moving from a double bond to, यही सब बातें जो मैंने आपको समझाई हैं। यहाँ पर ये जो सेकंड एरो है ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बता रहा है, ये सब सारी चीजें बताई जा रही हैं। आप इसको चाहें तो आराम से पढ़ लें, कुछ भी इसमें खास एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। द मॉलिक्यूल विथ अ सिंगल बॉन्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन ऑल्सो मेक अ गुड इलेक्ट्रोफाइल। तो ये वाला पॉइंट भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि जो आपका सिंगल बॉन्ड है अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड है, ये भी एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। ठीक है, तो इन कंपाउंड सच एज HCl CH3 CBr द सिग्मा स्टार बॉन्ड की एनर्जी कम होती है। ऐसा क्यों होता है ये आप एमओ डायग्राम्स में समझ जाएंगे, ऐसे मैंने अभी आपको एक दो बार बता भी दिया है। द डाइपोल अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू द HC एटम। तो ये एक और इनमें इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे HCl का एक तो सिग्मा बॉन्ड लो एनर्जी का है, लो एनर्जी का इसके पास लूमो है, पहली पहली बात ये, और डाइपोल क्रिएट होने से, क्योंकि इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस हाइड्रोजन की तरफ न्यूक्लियोफाइल्स के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे जो कि इसको प्राइमरी इंटरेक्शन देंगे, और जैसे ही पास आएंगे देखेंगे ओ आपके पास एक सिग्मा स्टार है तो दीजिए मुझको इलेक्ट्रॉन, ये इसको तुरंत इलेक्ट्रॉन देगा और कुछ इस तरीके से नया सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। एंड इन दिस केस द सिग्मा बॉन्ड इज बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल, या फिर वो हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए। ठीक है, सम सिग्मा बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इवन दो दे हैव नो डाइपोल एट ऑल। अब ये कौन सा केस हो गया, ऐसा कौन सा केस हो गया। तो कुल मिलाकर हमें चाहिए क्या, हमें अपना सिग्मा स्टार लो एनर्जी का चाहिए बस। इसके लिए सबसे पहला अच्छा काम क्या था कि साइड वाला जो एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाए। लेकिन अगर दोनों के दोनों एटम्स ही बहुत हाई एनर्जी के हों, जैसे मान लो कि यहाँ पर इस तरीके से ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से सिग्मा स्टार की एनर्जी कम थी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि भैया यहाँ पर जो दो ऑर्बिटल है ना, ये दो ऑर्बिटल दोनों एटम के बहुत हाई एनर्जी में हो जिसकी वजह से उनका सिग्मा स्टार, चलिए यहाँ पर बुक में जो लिखा हुआ है उसी समझिए आप, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट देखकर आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ। क्या कह रहा है, द बॉन्ड्स
in the halogens I2, Br2, Cl2 are chosen as case in this point. The bromine for example is strong electrophilic, एक इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्यों होता है भैया, इस चीज को जरा समझो, तुम लोग क्लियरली समझ लो क्या कह रहा है आपसे। ब्रोमीन फॉर एग्जाम्पल इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफिलिक बिकॉज इट हैज अ वीकर सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। तो अगर बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या है, वीक है, अगर कोई बॉन्ड वीक है तो उसका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बहुत हाई एनर्जी में नहीं जाएगा। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर मान लीजिए ब्रोमीन है या फिर क्लोरीन है या फिर आयोडीन है, तो उस केस में इन दोनों की ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होती। जब इन दोनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग अच्छे से क्यों नहीं होती, क्योंकि बड़े बड़े ऑर्बिटल होते हैं, 3p हो रहा है मान लो आपस में ओवरलैप, या फिर 4p आपस में ओवरलैप हो रहा है। तो बड़े बड़े डिफ्यूज ऑर्बिटल होने की वजह से उनमें ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका सिग्मा बॉन्ड अच्छा नहीं बनता है, और इस वजह से उनका सिग्मा स्टार भी अच्छा नहीं बनता। और अच्छा नहीं बनता है इसका मतलब है लो एनर्जी का बनता है। तो लो एनर्जी का बना नहीं, बस अपने काम का आ गया ये लूमो। ये लूमो क्या हो गया, अपने काम का हो गया। तो इसलिए इन केसेस में भी आपके ये क्या करते हैं, एक अच्छे सिग्मा बॉन्ड्स का काम करते हैं। अब इस चीज को आप चाहो तो पढ़ लो, यही मैंने मेन जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया कि लो एनर्जी में अच्छी ओवरलैपिंग हो रही है, इस वजह से क्योंकि डेंस ऑर्बिटल्स हैं इस वजह से अच्छी ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा स्टार बहुत हाई एनर्जी में है, ये लूमो का काम नहीं कर सकता है। अगली बात, लो मतलब यहाँ पर पुअर ओवरलैपिंग हो रही है जिस वजह से सिग्मा स्टार की एनर्जी कम है, ठीक है, और ये एक लूमो का काम कर सकता है, ठीक है। यही बात आपको यहाँ पर समझाई गई है। आगे क्या कह रहा है, ब्रोमीन रिएक्ट विथ मैनी न्यूक्लियोफाइल्स फॉर एग्जांपल इन द रिएक्शन शोन बिलो सल्फाइड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड फ्रॉम सल्फर टू द सिग्मा स्टार। तो यहाँ पर सल्फर क्या कर रहा है, इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो रहा है और इस तरीके से नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जा रहा है। ये है आपका न्यूक्लियोफाइल और ये है ब्रोमीन आपकी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इनटू एम्प्टी लो एनर्जी ऑर्बिटल्स। इसके अलग अलग केसेस हैं, आपके सामने यहाँ पर लिख दिए गए हैं, दिखा दिए जा रहे हैं आपको कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। पहला, H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन्स आएगा। दूसरा, एक एम्प्टी ऑर्बिटल में बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा। तीसरा, एक कार्बोनिल ग्रुप के पास आपके पास इलेक्ट्रॉन आएगा। चौथा, आपके पास एक पोलर एटम हो और पोलर एटम में आपके पास इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से आएगा। और चौथा एक और हो सकता है, ये जो ऊपर वाला केस। तो ये टोटल केसेस हैं जो इलेक्ट्रोफाइल के केस हैं। इससे पहले जो आपने देखा वो क्या थे, न्यूक्लियोफाइल के आपके केसेस थे। अब इसके आगे इस चैप्टर में रिएक्शंस दिखाई गई हैं, किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। बहुत छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं क्लेटन के, वो भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज आपने क्या पढ़ लिया, आपने आज दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ये दो चीजें आज आप लोगों ने पढ़ ली हैं, और ये दो मेन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गए हैं आपके। आज आपने होमो लूमो का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि होमो क्या होता है, लूमो क्या होता है, और अच्छे इंटरेक्शन के लिए होमो लूमो कैसे होने चाहिए, ये कुछ बातें आज आपने पढ़ी हैं। अब आप बिल्कुल तैयार हैं किसके लिए, कर्ली एरो रिप्रेजेंट रिएक्शन मैकेनिज्म। ये बिल्कुल पढ़ते हुए आए हो ना आप लोग आज तक। तो ये हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, कर्ली एरो रिप्रेजेंटेशन। देखिए अपने मन से ये भी गायब हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना करना सब कुछ समझेंगे, और इस चैप्टर की हम लोग रिएक्शंस भी करने वाले हैं। किस चैप्टर की, ऑर्गेनिक रिएक्शंस फ्रॉम क्लेटन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक। Thank you so much guys for watching this video. To like this session, subscribe the channel and share this video with all of your friends so we can reach as many as students as possible. Thank you once again.